हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा जी, आज मैं आपको बुनियाद लेवल 2 की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। और मैं आपको यहाँ सेट बी दिख रहा है, लेकिन मैं सेट ए सी यानी ए बी और सी तीनों कोड के क्वेश्चन यहाँ लेने जा रही हूँ। कोड डी का क्वेश्चन पेपर अरेंज नहीं हुआ, तो कोड डी के स्टूडेंट्स को भी मैं बता दूँ कि चारों कोड में सेम क्वेश्चन आए हैं। उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि ये वाला क्वेश्चन उनके क्वेश्चन पेपर में कौन से नंबर पर है। बाकी ए बी और सी तीनों को मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, जो कि कोड ए में 15वां क्वेश्चन है, बी में पहला क्वेश्चन है, सी में 26वां क्वेश्चन है। और डी वाले बच्चे प्लीज़ इसको अपना क्वेश्चन पेपर से देख लेंगे। और क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 5, 9 और x सेंटीमीटर हैं। ध्यान देना, तो x का न्यूनतम पूर्णांक मान बताइए। द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5, 9 एंड x सेंटीमीटर। देन फाइंड द लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। ध्यान देना है, कोई भी ये बी कोड ले रही हूँ मैं मेन, तो ठीक है। तो हम ऐसे ही बस एरो डाल के इस क्वेश्चन को अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है। त्रिभुज की एक भुजा 5 है, दूसरी 9 है और तीसरी x है। तो x की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। बेटे, त्रिभुज का नियम होता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हम बारी बारी से अगर x को 2 ले लेती हूँ मैं, तो भुजाएं बनेंगी 5, 9 और 2। इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा हो गया, लेकिन 5 और 2 का जोड़ 9 से बड़ा नहीं आ रहा है, तो 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 5, 9 और 3 लूँ, तो 5 और 3 का जोड़ 9 से बड़ा नहीं आ रहा है, तो ऐसे में भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर मैं x की जगह 4 ले लेती हूँ, तो 5 और 4 का जोड़ 9 के बराबर आ जाएगा, तो ये सरल रेखा बन जाएगी, त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी पहला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, दूसरा भी रॉन्ग हो गया, तीसरा भी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं, ध्यान देना, x को 5 सेंटीमीटर लेती हूँ, तो आप 9 और 5 को जोड़ो 14, 5 से बड़ा आ रहा है। 9 और 5 को जोड़ो 14, 5 से बड़ा आ रहा है। 5 और 5 को जोड़ो 10, 9 से बड़ा आ रहा है। यानी कि ट्रायंगल की कंडीशन पूरी हो रही है। तो इसका उत्तर आएगा डी, जो कि है 5 सेंटीमीटर। आपने 1 मार्क के लिए इनको करना है, तो हम शॉर्टकट्स में ज़्यादा लेकर चलेंगे इन क्वेश्चंस को। यह है सेट बी की प्रश्न संख्या 2, ए की प्रश्न संख्या 16 और बी की प्रश्न संख्या 33, नहीं, सी की प्रश्न संख्या 33। अगला प्रश्न देखो, कोड ए 16, कोड बी का दूसरा है, कोड सी का 33वां है। थोड़ी आपको स्टेटमेंट साफ नज़र नहीं आएगी, तो मैंने स्टेटमेंट नोट कर दी है। यदि इफ़ x² + 1 / x² = 66, तो x² - 1 + 2x डिवाइडेड बाई x का मान हमने ज्ञात करना है। थोड़ा सा आप रिलेशन देखना, ये वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको हमने निकालना है, डिवाइड करना है, तो हम x² को भी x से डिवाइड कर देते हैं, 1 को भी x से डिवाइड कर देते हैं और 2x को भी x से। ध्यान देना, x² को x से डिवाइड करोगे x आएगा, -1/x आएगा, +2। एक्चुअल में हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व करके इस फॉर्म में बदल दिया। अगर मुझे x - 1/x पता लग जाए, तो उसमें 2 जोड़ के मैं उत्तर ले आऊँगी। अब ज़रा इस पर ध्यान दो, इसमें अगर मैं दोनों तरफ 2 घटा दूँ, दोनों तरफ बराबर में हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान दो, ये x - 1/x का पूर्ण वर्ग है। a की 2 + b की 2 घटा 2ab, और 66 में से 2 गए 64 हैं। अब ध्यान देना है, x - 1/x का होल स्क्वायर, और 64 किसका होता है? 8 का। तो दोनों तरफ स्क्वायर हटाने के लिए जब हम अंडर रूट करेंगे, तो x - 1/x की वैल्यू आएगी +-8। ध्यान देना, +-8 आ गई। इसको यहाँ रख दो, पार्टीशन कर रहे हैं क्वेश्चन का। जब इसकी वैल्यू 8 है, तो हमारा उत्तर आएगा 8 + 2 यानी 10। जब इसकी वैल्यू -8 है, तो हमारा उत्तर आएगा -6। तो हमारे 2 आंसर आएंगे, 10 और -6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, 10, -6। ये मैं सर्कल करके यहाँ साथ साथ आंसर भी लिखती जा रही हूँ।
नेक्स्ट कोड ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा है और डी वाले मिला लीजिएगा। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया था। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? गेटिंग 20% इंक्रीमेंट, हिज सैलरी बिकम्स ₹24,000। तो एक आदमी की जो वेतन है वो 20% बढ़ा तो 24,000 हो गया। तो शुरू में कितना था? ऐसे सवालों को मान लिया करो। मान लो वेतन शुरू में था 100 रुपये, बढ़ कितना गया? 20%। अब 100 का 20% कितने रुपए बढ़ा? 20 रुपये। तो जो नया वेतन था वो कितना बन गया? 100 जमा 20 यानी 120। अब इसको कर लो एक एक नियम से। हमने शुरू का वेतन 100 रुपये माना तो 20% बढ़ के नया वेतन 120 हो गया। अगर नया वेतन 120 रुपये है तो जो पुराना वेतन था वो कितना था? 100। नया वेतन 1 रुपये है तो पुराना वेतन है 100/120 और बढ़ने के बाद वेतन अगर 24,000 रुपये था। वैसे तो ये बिल्कुल डायरेक्ट है, मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। चेंज बटे में भाई ये पुराना नहीं, ओरिजिनल बटे में जिस पे चेंज हुआ है और गुणा में 24,000। तो 0 से 0 कट गया और 12 दूनी 24, 000, 2000 को 10 से गुणा करोगे तो 20,000 रुपये आपका उत्तर आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन आपको? अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, क्वेश्चन समझ आते हैं, तो एक ही रिक्वेस्ट मैं सब बच्चों से बार बार करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर्स को शेयर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का 17वां, बी का चौथा है, सी का 35वां है, डी वाले देख लेंगे। क्या क्वेश्चन है? यदि p बराबर 99 हो तो p ब्रैकेट p² जमा 3p जमा 3 का मान क्या होगा? जिन बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर है वो इस चीज़ को टैली भी कर सकते हैं। अब देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है। अगर हमें इसका मान निकालना है, इट मीन्स हमें यहाँ 99 रखना है और बेटा जी यहाँ ब्रैकेट में हमें रखना है 99 का, ये हो गया स्क्वायर, 3 के ब्रैकेट में 99 जमा 3। अब ये लंबा पड़ेगा तो उसको बचाने के लिए हमने 99 के स्क्वायर को मैं एक बार आपको अलग से सॉल्व करके दिखा देती हूँ फॉर्मूला लगाकर। 99 का वर्ग लिखा जा सकता है 100 घटा 1 का वर्ग, 10 9वीं में आ जाता है ये सवाल। ये बनेगा a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab। 100 का वर्ग बनेगा 10,000, 1 का वर्ग 1 और 2 को 100 से गुणा करोगे 200। ये बनेगा 10,000 1 घटा 200। जब आप इधर घटा के दिखा देती हूँ, 10,000 1 में से 200 घटाओगे तो 1 0, 10 में से 2 98, 100 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं, हमें फेयर मेथड की ज़रूरत नहीं है, हमें तो आंसर चाहिए। तो यहाँ पे नज़र डालो, अब आप इधर ध्यान दो। 99 ब्रैकेट में ये कितना आया? 99 का स्क्वायर 98, 101, 99 को 3 से करोगे 297 आएगा जमा 3। ध्यान देना, पहले अंदर अंदर करना। 297 और 3 होगा 300। इकट्ठा मत जोड़ना, मुश्किल पड़ेगा। 297 में 3 जोड़ा, 1 ही मिनट में पता लग गया 300। 98 से 1 में 300 जोड़ोगे, बहुत आसान पड़ेगा। 1 0 8 3 11 9 और 1 10। 10,101 को 99 से गुणा करना है। जिन बच्चों को मैथ आता है पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 99 एकम 99, पीछे 0 है, फिर 99 एकम 99 और 99 एकम 99। तो 6 बार ये आपका 9,99,999 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो थोड़ी सी हमारी यहाँ पर कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 99 के स्क्वायर को डायरेक्ट निकालने की बजाय हमने आइडेंटिटी लगा दी। जिन बच्चों को लगता है कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेट बी का, तो 5वां क्वेश्चन है, लेकिन ए में 19, बी में 5वां, सी में 40वां क्वेश्चन है। ये बच्चे मिला लेंगे। एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 720 रुपये अधिक प्राप्त हुए। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल 7% प्रॉफिट, ये आप पढ़ लीजिएगा। इंस्टेड ऑफ 11% लॉस, पर्सन को 720 रुपये ज़्यादा मिल रहे, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? इस तरह के सवालों को करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? माना क्रय मूल्य। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें दिया गया, माना कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। अब उसी चीज़ को वो 7% तो प्रॉफिट पे बेच रहा है और 11% लॉस पे। ध्यान देना भाई, 100 रुपये के आइटम को 7% कहाँ गया, हिंदी में ले लो चाहे इंग्लिश में, इधर से ले लो, 11% हानि पे बेचता है। ठीक है,
तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 100 घटा 11, ठीक है, 89 रुपीज़ हो जाएगा। भाई परसेंट पता है 100 क्यों लेते हैं, 100 पे हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। 100 का 11% 11, यानी 11 रुपये कम में बेचा तो 89 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। लाभ पे बेचा तो जो सेकंड सेलिंग प्राइस है 7% लाभ पे उसने बेचा, 100 रुपये की चीज़ 7% लाभ पे बेची तो कितने में बेची, 107 में। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 107 में से 89 घटा दो, 17 में से 9 गए 8 और 9 में से 8 गए 1, उसको 18 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अगर वो लाभ 7% पे बेचता है और हानि 11% पे, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 18 रुपये आ रहा है। अब यही बात ये कह रहा है कि कुल मूल्य पे 720 रुपये अधिक मिले तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। ये तो इमेजिनरी क्रय मूल्य था, तो 18 रुपये का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य है 100 रुपये, 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य है 100/18, और 720 रुपये का लाभ हो रहा है तो गुणा में 720, 18 चौके 72, 4,000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य कह सकते हो, कॉस्ट प्राइस कह सकते हो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। समझ आया आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग मैंने कर दी है, कोड ए में 5वां, बी में 6ठा, सी में 3रा है। क्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उन संख्याओं का अनुपात क्या है। द सम ऑफ टू नंबर्स, आई थिंक आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही होगी, मैं ऐसे मोड़ लेती हूँ। द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हैं, एक नंबर को x ले लिया दूसरे को y, तो जो उनका सम है x + y वो उनके डिफरेंस का तिगुना है, यानी x - y का तिगुना है। करना क्या है, दोनों का अनुपात निकालना है, यानी हमने x अनुपात y निकालना है। अगर कुछ बच्चे मेरे लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने बताया हुआ है कि x अनुपात y को हम x/y भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे करें, ध्यान दें, इस x घटा y को नीचे ले आओ, x जमा y बटे x घटा y बराबर केवल क्या बच गया, 3, और 3 के नीचे बच गया 1। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। पीछे भी जो हमारे पीछे भी जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनमें भी ये आ चुका है। अगर a/b c/d के बराबर है, अनुपात क्या कहता है कि a जमा b ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ना है और a घटा b ऊपर वाले में से ही नीचे वाला घटाना है, बराबर होगा c/d, c घटा d के। इसे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ देंगे बटे ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटा देंगे, 3 जमा 1 बटे 3 घटा 1। हल कर लो, ऊपर जब जोड़ोगे तो y से y कट के 2x आ जाएगा, नीचे जब ब्रैकेट खोलोगे ना x जमा y घटा x जमा y, तो ये 3 और 1 4, 3 और 1 2, x से x कट जाएगा। ध्यान देना, ऊपर आया 2x, नीचे आया 2y, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/1, 2 से 2 कट गया, x/y आ गया 2/1, यानी x/y आ गया 2:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन सेट ए का 20वां, बी का 7वां, सी का 42वां ये रहा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है तो दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। देखो, जब भी संख्याओं का अंतर 1:5 है तो अनुपात को हटाने के लिए अनुपातिक स्थिरांक ले लेते हैं। तो इसके साथ x लगा दिया, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 5x। दोनों का गुणनफल 320 है तो x को 5x से गुणा करो, कितना आया 320। 5x की 2 बराबर है 320, x की पावर 2 बराबर है 320/5, 64 आ गया। x का स्क्वायर 64 आया तो x की वैल्यू आ गई ±8। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, पहले यहाँ आ जाओ। जब x 8 आया तो पहली संख्या 8 आ जाएगी और दूसरी संख्या 40। जब x -8 आया तो पहली संख्या -8 और 5 8 40। हो गया यहाँ तक। अब ये कहता है दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। जब आपको संख्याएं मिल गई तो वर्ग करके अंतर निकालने में क्या जा रहा है, तो नेगेटिव को छोड़ दो क्योंकि वर्ग करने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 40 का वर्ग हो गया 1600
8 का वर्ग हो गया 64, दोनों का अंतर निकालना है, घटा दो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 5 1, 1536 आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न हम बड़े ध्यान से समझेंगे। 8वां प्रश्न है सेट बी का, ए का 22वां है, सी का 45वां है। 5000 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर, ये ब्याज दर हमें पता नहीं है, 8 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है। 5000 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल है, ध्यान से देखना, आपको दिख रहा है प्रिंसिपल यानी मूलधन है 5000 रुपये, उसका जो मिश्र धन है यानी अमाउंट है वो हो जाती है 7200 रुपये, जो टाइम है वो है 8 वर्ष का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, ब्याज की दर हमें पता नहीं है। जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लगाना है। इसी ब्याज दर पर यानी यहाँ से जो ब्याज की दर निकलेगी उसी से 4 वर्ष में 6550 रुपये की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर t लगा लो या n लगा लो। तो बेटा जी अमाउंट है 7200, ठीक है, प्रिंसिपल है 5000, ब्रैकेट 1 जमा r हमें पता नहीं है 100 सारे की पावर 8, ये 5000 इससे गुणा हो रहा है तो इसको नीचे ले आओ, 7200 बटे 5000, ध्यान देना, बराबर है 1 जमा r बटे 100 की पावर 8, 2 0 से 2 0 कटेंगी, 2 दूनी 4, 2 5 10, और ये आएगा 36 बटे 25, ध्यान देना। और मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट कर दूं, 36 बटे 25, 36 है 6 का वर्ग, 25 है 5 का, ये हो गया 6 बटे 5 का वर्ग, और ये हो गया 1 जमा r बटे 100 की पावर 8। दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेते हैं, मेरी बात को समझना, यहाँ भी वर्गमूल ले लिया, और वर्गमूल का मतलब अगर आपको ना पता हो तो मैं यहाँ बता दूँ कि x, एक मिनट देखो ज़रा, कि वर्गमूल का मतलब होता है x की घात 1/2, ये 9वीं कक्षा में भी आ जाता है। तो यहाँ पर वर्गमूल लगाने की बजाय मैंने पूरे की घात लगा दी 1/2, वर्गमूल से वर्ग कट गया, ये तो बचता है 6/5, और 8 गुणा 1/2, घात से घात गुणा हो जाती है तो 2 चौके 8, तो ये बन गया 1 जमा r बटे 100 की पावर 4। अभी हमें यहाँ से r की वैल्यू नहीं मिलने वाली है, ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब आप उस चीज़ को देखो, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाओ। ये कहता है कि अब हमारा जो टाइम है वो 4 वर्ष है, जो मूलधन है वो 6550 रुपये है, दर वही लगनी है r, ध्यान देना। अब जो प्रिंसिपल है वो 6550 है, टाइम 4 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, तो हमें बताना है कि कितना ब्याज देना है। तो ब्याज तो निकलेगा नहीं इस फॉर्मूले से, तो अमाउंट निकलेगी, तो फिर से वही फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर t। ध्यान देना, अमाउंट हमने निकालनी है, प्रिंसिपल है 6550, 1 जमा r बटे 100, टाइम कितना है 4। इस नोटेशन को, इसको देखो, इस एक्सप्रेशन को, एक हमें r की वैल्यू तो मिल ही नहीं रही ना, लेकिन 1 जमा r बटे, दोनों तरफ देखना मेरी फिंगर पे भी और पेन पे भी, 1 जमा r बटे 100 की पावर 4 की वैल्यू 6/5 आ रही है, तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 6/5 है, उसे यहाँ रख देंगे, तो अमाउंट आएगी 6550 गुणा 6/5, इसकी जगह 6/5, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 एकम 5 0, 1310 गुणा 6 0, 6 एकम 6, 6 तिये 18, 7860 रुपये अमाउंट आ गया। तो जो हमारा इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज होगा, वो होता है चक्रवर्ती मिश्रधन घटा मूलधन, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 7860 में से 6550 घटा देंगे, 0, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3, और 1310 रुपये हमारा ब्याज आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आपको ये ध्यान रखना है। अब ये बिल्कुल थोड़ा अलग था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इससे हमें r की वैल्यू नहीं मिल रही थी, लेकिन हमें एक रिलेशन मिल रहा था, और वही रिलेशन
वही एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन में यूज हो रहा था, तो उसको यूज करते हुए हमने यहाँ पर ब्याज को निकाल दिया। ये क्वेश्चन है हमारा ए में तीसरा, बी में 9वां, सी में 5वां। एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं, 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल दिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत क्या है। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 100 गोले हैं नीले, ध्यान देना कितने निकाल दिए, 25% निकाल दिए। 100 का प्रतिशत निकालना बहुत आसान होता है। 100 का 25% 25 ही बनेगा, बल्कि ऐसे कर लो, कुल गोले, ठीक है, फिर निकाले गए और जो बचे, ठीक है। तो जो नीले गोले थे वो 100 थे, निकाले गए कितने, 25, बच कितने गए, 75। क्लियर है। लाल गोले कितने थे, 50। लाल गोले कितने थे, 50। 50% लाल गोले, 50 का 50%, 50% का मतलब आधा, यानी 50 का आधा कितने गोले निकाल दिए, 25। तो 50 में से 25 गए, लाल गोले बच गए 25। काले गोले निकाले नहीं हैं, और काले गोले थे कितने, 50। ध्यान देना मेरी बात पर, काले गोले थे 50, निकाला एक भी नहीं, तो कुल 50। अब क्वेश्चन क्या है कि जो ये गोले बचे हैं, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10 और 5 15, 150, इनमें काले गोलों का प्रतिशत क्या है। भाई नीले गोले निकाल दिए, लाल निकाल दिए, तो काले गोले कितने बचे, तो कुल गोले 150, काले कितने हैं 50, तो काले गोलों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50/150 गुणा 100, 50 तिया 150, 100/3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है मैं जल्दी से उसका नंबर डाल देती हूँ आपका चलते चलते। क्वेश्चन नंबर ए में 23वां क्वेश्चन है, बी में 10वां क्वेश्चन है, सी में 50वां क्वेश्चन है, डी में पता नहीं। ये क्वेश्चन वैसे तो देखो थोड़ा लंबा है इसका मेथड, तो मैं इसको आपको डायरेक्ट आंसर से बताऊंगी। वस्तु बी की लागत मूल्य ए से 150 रुपये अधिक है। दो वस्तु हैं ए और बी, ठीक है। बी की कीमत ए से 150 रुपये ज़्यादा है। वस्तु ए को 10% के लाभ पर बेचा गया। ए को उसके मालिक ने 10% लाभ पे बेचा, बी को 20% हानि पे बेचा। यदि ए और बी के विक्रय मूल्य में 11:12 का अनुपात है, तो बी का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। और ये इसके 4 उत्तर हैं। अगर हम ए का क्रय मूल्य 100 रुपये लेते हैं तो थोड़ा यहाँ अनुपात की वजह से दिक्कत आती है। एक्स लेते हैं तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या करते हैं, आंसर से इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ हम उठा लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। ये ए ले लिया वस्तु और ये बी। पहला ही ऑप्शन पकड़ो, बी का लागत मूल्य यानी बी का कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा है, 450। बी की कीमत दे रहा है 450। ए से 150 रुपये ज़्यादा है बी की कीमत। मेरी बात को समझना, बी की कीमत ए से 150 ज़्यादा है। इस बात को मैं उल्टा बोल दूं, ए की कीमत बी से 150 कम है, तो ए की जो कॉस्ट प्राइस आई वो 150 कम आई, यानी 300 रुपये आ गई। समझ गए आप मेरी बात को। हमने उत्तर उठा लिया कि बी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 450 है, तो ए की बनेगी 300। अब हम अपना सवाल करके देखते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। ए को 10% लाभ पे बेचा है, ध्यान देना, ए को 10% लाभ पे बेच के सेलिंग प्राइस निकाला, तो लाभ कितना है, 300 का 10%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30 रुपये। तो सेलिंग प्राइस क्या होएगा, कॉस्ट प्राइस जमा लाभ, 300 कॉस्ट प्राइस है, 30 लाभ है, कितना बन गया, 330। ये आ गया ए का सेलिंग प्राइस। बी को उसने 20% हानि पे बेचा। ध्यान देना जल्दी से देखो, वैसे तो मुजबानी कैलकुलेशन है ये। हानि कितनी हो गई, 450 का 20%, 0 0 0 कट गई, 90 रुपये हानि हो गई। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 450 में से 90 घटा दो,
360 रुपये हो गया। इसका सेलिंग प्राइस हो गया 360। अब हमें क्या कह रखा है कि दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात 11:12 है। इन दोनों का अनुपात निकाल के देख लो साइड में। 330 बटे 360, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अरे ये तो यहीं पे 11/12 आ गया। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन हमने उठाया यही हमारा सही हो गया। तो बी की जो कीमत है वो कितनी आ जाएगी? 450 रुपये। समझ आ रही है बात? ये थोड़ा आपको समझा रही हूँ तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, वरना बिल्कुल मुझबानी क्वेश्चन है। समझ रहे हो? मान लो मैं 350 उठाती हूँ तो बी की कीमत 350, तो ए की कीमत 150 कम करके 200 आ जाएगी। 200 को 10% लाभ पे बेचोगे तो 220 हो जाएगा, और इसको 20% हानि पे बेचोगे तो 70 रुपये कम होकर 280 हो जाएगा। फिर अनुपात निकालोगे तो 11/14 आएगा। तो इस तरह से कई बार हमारा सवाल अगर लंबा हो रहा है और हम कंपटीशन में बैठे हैं तो हम उत्तर की सहायता से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर मेथड नहीं देखना होता। नेक्स्ट है आपका ए का दूसरा, बी का 11वां, सी का 7वां क्वेश्चन। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसको भी मैं आपको सॉल्यूशन आंसर से बताऊंगी। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। पहले तो इसी बात को पकड़ लो, इकाई और दहाई तो पता होगा भाई। मैंने अगर यहाँ 75 लिख दिया, दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो 75 है ये तो इकाई के स्थान पे है, और ये जो 5 है जो ये तो इकाई के स्थान पे है, जो 7 है वो दहाई के स्थान पे है। तो ये क्या कह रहा है कि इकाई वाला अंक दहाई से दुगना है, यानी ये जो राइट साइड वाला अंक है वो लेफ्ट से दुगना है। उत्तर देखो, 36, 24, 25, 23। 5 2 से दुगना है, नहीं है, ये कैंसिल हो गया। 3 2 से दुगना है, नहीं है, ये कैंसिल हो गया। 2 ऑप्शन बचते हैं 36 और 24। 6 इकाई के स्थान पर है, 3 से दुगना है। 4 इकाई के स्थान पर है, 2 से दुगना, यानी हमारा उत्तर 36 और 24 में से एक आएगा, इस शर्त को देख के। आगे बढ़े। यदि दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, दोनों अंकों के योग में से, ध्यान देना, तो एक तो मैंने पकड़ लिया 36, तो 36 के अंकों का जोड़ हो गया 3 + 6 यानी 9, और उसमें से घटा दिया 2, उत्तर आ गया 7। तो अंतर उस संख्या का 1/6 है। अब संख्या कितनी है? 36। भैया 36 का 1/6 करोगे तो 6 आएगा, ये तो 7 आ रहा है, ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे, यानी 36 हमारा उत्तर नहीं है। अब 36 नहीं है तो उत्तर क्या बच गया? 24। फिर भी पड़ताल कर लो, 24 के अंकों को जोड़ो, 6 आया। दोनों अंकों के योग में से 2 घटा दो, घटा दिया, कितना आया? 4। संख्या का 1/6 यानी कि 24 का 1/6 भी 4 आया, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा फाइनल उत्तर आएगा 24, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अगर हम इसे XY से करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ता है, तो हम इसको अपना डायरेक्ट आंसर की हेल्प से करेंगे। लेवल 2 के क्वेश्चन पेपर का लेवल 1 से थोड़ा इजी है, ये बात मैं आपको कहूँगी अगर आपने तैयारी की हुई है तो। ए में 24, बी में 12वां, सी में 25वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज के 2 कोणों के माप का अनुपात 4:5 है। भाई कोई भी त्रिभुज है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत लंबा पेपर है। 2 कोणों का अनुपात 4:5 है, तो मान लिया एक कोण है 4x और दूसरा कोण है 5x। मैं बार बार बताती हूँ, अनुपात के लिए हमने अनुपातिक स्थिरांक लेना होता है। इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ध्यान देना। इन दोनों का जोड़ तीसरे के बराबर है, इन दोनों का जोड़ तीसरे के बराबर है। तो पहले तो आप निकालो भैया तीसरा कोण। तीसरा कोण कैसे निकलेगा? 180 में से इन दोनों को घटा दो, तो 180 घटा 9x, ये पहला कोण 4x, दूसरा कोण 5x और ये तीसरा कोण। और हमारी जो कंडीशन है कि इन दोनों का सम 4x + 5x इस तीसरे कोण के इक्वल है। इससे क्या मदद मिलने वाली? देखो इस 9x, ये 5 और 4 कितना बन गया? 9x। इस 9x को भी इधर ले आओ, = 180। 9 और 9 18, 18x = 180। x की वैल्यू आ गई 180/18 यानी 18 दाएँ 180। x की वैल्यू आ गई 10। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो पढ़ाई नहीं, लघुत्तम कोण ज्ञात करें, स्मॉलेस्ट एंगल हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास तीनों एंगल हैं,
पहला एंगल है 4x यानी कि 4 गुणा 10 कितना बनेगा 40, यही छोटा बनेगा। दूसरा एंगल है 5x जो कि बनेगा 5 गुणा 10 50, एक 40 है एक 50 है, तो तीसरा कितना आएगा 90। तो सबसे छोटा कोण कितना आ जाएगा 40 डिग्री का। ऑप्शन देख लो फटाफट से कौन सा है, डी ऑप्शन है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो। 9th क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें और वहाँ भी अपने डाउट आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ए में 25वां, बी में 13वां, सी में 24वां क्वेश्चन है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। ठीक है, जब भाई अनुपात आ गया तो अनुपातिक स्थिरांक ले लो। पहली कक्षा में 4x बच्चे, दूसरी में 6x, तीसरी में 9x बच्चे, हो गया। अब ध्यान देना, इन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से प्रत्येक में 12 बच्चे बढ़ गए। अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले यानी संख्या बढ़ने से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। आप देखो इस बात को समझो, ये अनुपात था। पहली कक्षा में बच्चे हो गए 4x, दूसरी में हो गए 6x, तीसरी में हो गए 9x, तीनों में 12 बच्चे बढ़ गए। बढ़ने के बाद पहली कक्षा में हो गए 4x जमा 12, दूसरी में हो गए 6x जमा 12, तीसरी में हो गए 9x जमा 12। और अब बढ़ने के बाद जो अनुपात है वो 7, 9 और 12 का हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को कि 4x जमा 12 अनुपात 6x जमा 12 अनुपात 9x जमा 12 कितना है 7:9:12। इन दोनों को और इन दोनों को ले लो, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा। 4x जमा 12 बटे 6x जमा 12 बराबर है 7/9। आर पार गुणा कर दो, 9 को इन दोनों से कर दो, ऐसे होती है आर पार गुणा इस नीचे वाले को इस ऊपर वाले से। 9 चौक 36, 12 निम्मा 108 और इसकी गुणा इससे 7 6 42x जमा 12 7 84। इसको इधर ले आओ, 36 में से 42 गया माइनस का 6x और ये हो गया 84 घटा 108। ध्यान देना भाई, 10 8 में से 4 गए 4, 10 में से 8 गए 2, माइनस से माइनस कट के 6 चौक 24। x की वैल्यू आ जाती है 4। x की वैल्यू 4 आ गई। क्वेश्चन क्या है, संख्या में वृद्धि से पहले विद्यार्थी कितने थे। विद्यार्थी तो भैया ये थे 4x 6x 9x। x की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो पहली क्लास में कितने बच्चे हो गए 4x यानी कि 4 गुणा 4 16। दूसरी क्लास में कितने बच्चे हैं 6x तो 6 चौक 24। तीसरी क्लास में बच्चे कितने हैं 9x यानी कि 9 चौक 36। x की जगह 4 रख दिया। अब इन तीनों को जोड़ दो, 16 जमा 24 जमा 36, 6 और 16 और 24 40 होता है। 40 और 36 कितना आ जाएगा, तो 76 बच्चे थे कक्षा में, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम यहाँ मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट है ए में 21वां, बी में 14वां, सी में 48वां क्वेश्चन है। बड़ा थोड़ा अटपटा दिखने में लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको परिमेय संख्या आती है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पी 7 जमा 4 वर्गमूल 3 है। पी और क्यू दो ऐसे नंबर है जिनकी गुणा 1 है, तो 1/p²। ये थोड़ा यहाँ मिट रहा है, आप अपने पेपर में देख लेना। जमा 1/q² का मान क्या है। आप एक बात को पहले तो यहाँ से ये समझो कि जब पी और क्यू की गुणा 1 है तो पी बराबर है तो 1/q है, क्यू नीचे चला गया। और अब क्यू को यहीं रख लो, पी नीचे चला गया। समझ में आ रही मेरी बात। P 1/q है, Q 1/p है। करना क्या है हमें 1/p²। देखो मेरी बात को सुन लो, 1/p को मैं ऐसे लिख दूँ, 1/p² को मैं ऐसे लिख दूँ 1/p का होल स्क्वायर और 1/q का होल स्क्वायर। 1/p किसके बराबर है Q के, तो ये तो बन गया Q का स्क्वायर। 1/q किसके बराबर है P के, तो ये बन गया P का स्क्वायर। तो असल में हमें जो काम करना है वो हमें p² जमा Q² निकालना है। बटे वाला चक्कर हमने कर दिया ख़त्म। किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। P की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें जस्ट Q निकालना है। ध्यान से देखना बेटा, P कितना है 7 जमा 4 वर्गमूल 3।
क्यू कितना है 1/p, 1/p का मतलब 1/7 जमा 4 वर्गमूल 3। अब जब ये नीचे अपरिमेय संख्या आ जाए तो परिमेयीकरण करना हमने 9वीं कक्षा में सीख रखा है। तो ये क्या करेंगे 7 घटा 4 वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे और 7 घटा 4 वर्गमूल 3 से भाग कर देंगे। ये 1 से गुणा होकर ऊपर आ जाएगा 7 घटा 4 वर्गमूल 3, नीचे a जमा b, a घटा b, a का वर्ग घटा b का वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ूँ। ये लगने में ये ऐसा लग रहा है, अगर प्रैक्टिस हो तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये 49 है, 4 का वर्ग 16 और ये 48, 49 में से 48 गए, नीचे 1 बचेगा, ये बच जाएगा 7 - 4 वर्गमूल 3। तो क्यू की वैल्यू आ गई 7 - 4 वर्गमूल 3, पी की वैल्यू आ गई 7 जमा 4 वर्गमूल 3। ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि हमने पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर निकालना। ये वैसे भी समझ में ना आए ना तो आप यहाँ लघुत्तम ले सकते हो, आप यहाँ लघुत्तम ले लो, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, ये क्यू स्क्वेयर यहाँ चला जाएगा, पी स्क्वेयर यहाँ, पी स्क्वेयर की पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1 है, तो पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर कितना बन गया 1 बन गया। तो असल में हमें वैल्यू तो इसी की निकालनी है। अब हमारा काम बचता है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर को सॉल्व करना, जो कि बेहद आसान है। पी का मतलब है 7 जमा 4 वर्गमूल 3 का स्क्वेयर, क्यू का मतलब है 7 घटा 4 वर्गमूल 3 का स्क्वेयर, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, a की 2 घटा b की 2 घटा 2ab, तो a का स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर 49 जमा b की 2 48 जमा 2 गुणा 7 गुणा 4 वर्गमूल 3। ये तो इसको खोल के आ गया, इसको खोलो, a की 2 49, b की 2 48 माइनस, ध्यान देना 2 गुणा 7 गुणा 4 वर्गमूल 3, और ये टर्म इससे कट जाएगी। 49 49 98 आ जाएगा, 48 48 96 आ जाएगा, 8 और 6 14, 9 9 18 और 1 19, हमारा उत्तर 194 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा दिमाग से करना है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा, कोड है छठा क्वेश्चन, बी का 15वें क्वेश्चन पर आ गई हूँ मैं, सी का 10वां। और ये क्वेश्चन वैसे तो 10वीं कक्षा की ट्रिग्नोमेट्री का है, और आपकी कक्षा के हिसाब से अगर हम इसको करते हैं तो समरूपता के नियम से भी हो सकता है, पर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री से कराऊंगी, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने 2 ऊर्ध्वाधर खंभे हैं, इनमें से एक 108 मीटर ऊँचा है। एक सड़क है, उस पर 2 खंभे हैं, एक खंभा ये है, दूसरा इससे थोड़ा ना छोटा है। इस खंभे की ऊंचाई है 108 मीटर, इसका नाम रख दो मान लो AB, इसका नाम रख दो मान लो CD। आगे बढ़ते हैं। इस खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष और अधोभाग पहले खंभे के शीर्ष से यानी A से दूसरे खंभे के शीर्ष यानी C पर, ठीक है, और अधोभाग यानी D पर अवनमन कोण, जब इसने अवनमन कोण का प्रयोग कर ही लिया तो ये 10वीं के लेवल का आ गया, तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे। क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, यानी A से जब C को मिलाते हैं और इसको स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं मान लो E करके, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। और नीचे जब हम A को D से मिलाते हैं, थोड़ा टेढ़ा नहीं हुआ, चलिए, तो इसको जब हम ऐसे मिलाते हैं तो ये एंगल हमारा है 60 डिग्री का, ठीक है। तदनुसार दूसरे खंभे की ऊंचाई कितनी होगी ये हमने बताना है, यही इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। मान लिया दूसरे खंभे की ऊंचाई है आपकी h, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा नियम मैं यहाँ बता देती हूँ। जब भी ऐसा कोई एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल आपको मिल रहा है तो PQR ले लो, चलो इसमें, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये एंगल अगर थीटा है तो हमारे पास एक नियम होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। आपने ये याद रखना है, टेंजेंट थीटा। अगर हम परपेंडिकुलर को बेस से भाग कर दें तो वो टेंजेंट थीटा होता है, थीटा ये एंगल होता है। और हमारे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री के 2 कोण हैं, तो टेंजेंट 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 होता है
और टेंजेंट 30 डिग्री का मान 1/वर्गमूल 3। इन कुछ बातों को ध्यान रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। मान लिया ये जो दूरी है BD, ये तो x है और इस खंबे की ऊंचाई h है। अभी हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD। ध्यान से देखना है आपने इस त्रिभुज को। 1 मिनट में अलग कलर का पेन लेके आपको इसमें कलर कर ही देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ये वाला त्रिभुज ले रही हूँ मैं ABD की। ये जो हाइट है, ठीक है, ट्राइंगल ABD में ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसी नियम पर टेंजेंट 60, परपेंडिकुलर कितना है 108 है, BD आधार कितना है x है, टेंजेंट 60 कितना बताया √3 बराबर है 108/x। x को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाए, √3 को यहाँ ले आओ 108/√3, इसको यहीं रख लो। चलें आगे। एक और ट्राइंगल अब हम यहाँ पर ढूंढेंगे और वो ट्राइंगल है ये वाला ऊपर वाला। थोड़ा सा मैं इसको ब्लैक कलर से करती हूँ, AEC। ध्यान देना भाई, AEC छोटा सा ट्राइंगल है। तो जब ये डिस्टेंस x है तो इसके बिल्कुल सामने वाली EC डिस्टेंस भी, नीचे वाले को तो भूल ही जाओ। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल है, तो इसके बटा इसके। लेकिन अब ये AE निकालना पड़ेगा। AE क्या है वो ध्यान दो, ये दूरी h है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है और ये पूरा 108 है। 108 में से जब मैं h घटाऊंगी तो ये जो दूरी है ये 108 माइनस h आ जाएगी। अब हम केवल ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे AEC। ध्यान देना भाई, ट्राइंगल AEC में फिर से मैं वही टेंजेंट वाली बात ले रही हूँ। टेंजेंट 30 डिग्री क्या बताया था, परपेंडिकुलर यानी AE/B, बेस यानी EC, सब की वैल्यू रख दो। टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, AE 108 माइनस h और ये x, ध्यान देना, और ये है अपना x, ठीक है। चलें आगे, इस x को उधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ तो ये बन गया x/√3 बराबर है 108 माइनस h। x की वैल्यू यहाँ से नोट कर लो 108/√3। एक √3 पहले से है, एक √3 108 की वैल्यू में आ गया, बराबर है 108 घटा h। √3 को √3 से गुणा करोगे 3 आएगा, तो ये बनेगा 108/3 बराबर है 108 माइनस h, कट जाएगा 3 तिया 9, 3 छिंग 18, ये बना 36 बराबर है 108 माइनस h। h को इधर ले आओ, 36 को राइट में ले जाओ, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 3 गए 7, 72 सेंटीमीटर हाइट आपके इस वाले पिलर की आ जाएगी। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से करना ज़रूरी था। आप इसको चाहें तो रेशो से भी कर सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। फिर आपको करना पड़ेगा, एंगल की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, वो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ए में 27, बी में 16, सी में 15 और डी में पता नहीं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49/3 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी भुजा ज्ञात करो। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं आपको बता दूं, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए हैं तो जो उसका एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है वो वर्गमूल 3/4 ए की 2 होता है। ए उसकी भुजा होती है और ये एरिया वर्गमूल 3/4 ए की 2 हमें कितना दे रखा है, 49/3 दे रखा है। हो गया सवाल। दोनों तरफ वर्गमूल 3 कट जाएगा, ये बच गया ए की 2/4 बराबर है 49। 4 को राइट में ले जाओ, ए स्क्वेयर बराबर है 49 गुणा 4, 4 निम 36, 196। ध्यान देना, ये ए का स्क्वेयर है और 196 किसका स्क्वेयर होता है, 14 का। स्क्वेयर से स्क्वेयर कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। यानी उस समबाहु त्रिभुज की भुजा 14 सेंटीमीटर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और में चौथा है, बी में 17 है, सी में 12th क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। प्रकाश रुपये 20,000 में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल उसे 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात करो। इस तरह का सवाल जब भी आता है हम उसे बांट लेते हैं 2 भागों में। प्रकाश के पास हैं 20,000 रुपये। 2 जगह उसने इन्वेस्टमेंट की है। मान लो पहली जगह उसने लगाए हैं x रुपये, तो दूसरी जगह लगाने के लिए बच जाएंगे 20,000 घटा x रुपये। समझ गए मेरी बात।
अब पहली जगह उसने 8% का ब्याज लिया है और 1 साल के लिए, तो ये तो हो गया आपका मूलधन। जो ब्याज है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 8%, टाइम है 1, तो ब्याज कितना हो गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, x गुणा 8 गुणा टाइम 1 बटे 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये बन गया 2x बटे 25 रुपये। ये इस पैसे का ब्याज आ गया। अब इस पर जब हम चलते हैं बाकी के पैसे को, तो बाकी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4/3%, टाइम 1 ही है, तो सिंपल इंटरेस्ट वही हो जाएगा मूलधन। अब मूलधन है 20,000 घटा x, इसको रखना है ब्रैकेट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4/3, तो 3 नीचे आ जाएगा, टाइम 1 और गुणा में 100, 4 से काट दो, ये आ गया 25। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आया 20,000 घटा x बटे, ऊपर तो कुछ नहीं बच रहा, नीचे बच रहा है 75 रुपये। भाई 20,000 रुपये थे, 2 जगह लगा दिए। पहली जगह का जो इंटरेस्ट बनता है वो ये बनता है, दूसरी जगह का इंटरेस्ट है वो ये बनता है। क्वेश्चन ये है कि इस पूरे सौदे में उसको 800 रुपये की 1 वर्ष के बाद आय होती है, यानी आय का मतलब कुल ब्याज 800 रुपये मिल रहा है। कुल ब्याज कहाँ से आएगा, इन दोनों को जोड़ के, भाई इन दोनों को जोड़ के आएगा, यानी 2x बटे 25 जमा 20,000 घटा x बटे 75, और बराबर में कितने का फ़ायदा हो रहा है 800 रुपये का बटे 1। लेफ़्ट में लघुत्तम ले लो, 75 आया, 25 तिये 75, 3 दूनी 6x, जमा 75 से 75 कट गया, तो ये सारा यूं का यूं आ जाएगा। 20,000 घटा x बराबर है 800। 75 को राइट में ले जाओ भाई, दिख रहा है, 6x में से x गया 5x जमा 20,000, ये तो बच गया ऊपर, 75 राइट में चला गया, 800 गुणा 75। अगले पेज पर ले लेते हैं, अगले पेज पर ले लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। 5x मुझे भी हो जाएगी लिखने में, जमा 20,000, और इधर बच रहा था 800 गुणा 75, ये कितना बनेगा 0 0, 8 पंजे 40, 4 8 7 56 और 4 60,000। 20,000 को राइट में ले जाओ, 60,000 में से 20,000 घटेगा तो 40,000 आएगा। 5 से डिवाइड कर दो 40,000 को, तो ये बनेगा 5 8 40, यानी 8,000। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है पूरा अभी हमने। क्वेश्चन क्या है, 8% पर दी गई राशि ज्ञात करो। 8% पे कौन सी राशि दी थी x, तो x कितनी आ गई 8,000 रुपये थी, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, और ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आई भाई। 20,000 थे, 20,000 में से 8,000 यहाँ लगा दिए, दूसरी अमाउंट पूछता तो उसको 20,000 में से घटा देते, 12,000 हो जाता। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ए में 26वां, बी में 18वां, सी में 20वां। औसत का क्वेश्चन है। औसत के क्वेश्चन में जोड़ का बड़ा ज़रूरी होता है। 8 संख्याओं का औसत 40 है। हम शुरू से चलेंगे, जो चल रहा है उसको साथ साथ में करते हुए चलूँगी। 8 संख्याएं हैं जिनका औसत 40 है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताऊँगी, थोड़ा सा जल्दी नहीं करूँगी। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8, इनका औसत का मतलब माध्य निकालना। माध्य कैसे निकलता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और वो कितना है 40। अगर मैं इस 8 को राइट साइड में ले जाऊं तो इन 8 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा, ठीक है ना। इन 8 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा, जिसे मैं S8 कह देती हूँ, जो कि 40 गुणा 8, 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। ये नियम होता है, जब आपको जितनी संख्याओं का माध्य दे रखा है तो उस संख्या को माध्य से गुणा कर दो, तो उन सारी संख्याओं का जोड़ आ जाता है। आगे बढ़ूं, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है। अब ये हैं पहली 3 संख्याएं, इनका संख्या कितनी है 3, औसत कितना है 46। अगर मैं 3 को 46 से गुणा कर दूं तो इन तीनों का जोड़ आ जाएगा, यानी A1 जमा A2 जमा A3 कितना आ जाएगा 3 गुणा 46, 3 चिंग 18, 3 चौके 12 और 1 13। बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है। कितनी है 2 है, औसत कितना है 50 है, तो उन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 2 गुणा 50 100। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, चौथी और 5वीं संख्या, उनका जोड़ कितना हो गया 100 आ गया। ध्यान से सुनना।
आठों का जोड़ 320 था, पहली 5 का जोड़ यहाँ कर दो 8 3 2, पहली 5 का जोड़ आ गया 238। मेरी बात को समझ रहे हो? पहली 8 संख्याओं का माध्य 40 था तो उनका जोड़ आ गया 320, पहली 3 संख्याओं का माध्य 46 था तो उनका जोड़ आ गया 138, अगली 2 संख्याओं का माध्य 50 था, जोड़ आ गया 100, 1 से 5 तक की संख्याओं का जोड़ हो गया 238। ध्यान से, 8 संख्याओं के जोड़ में से, इन 8 के जोड़ में से अगर इन 5 का जोड़ घटा दूं तो केवल इन तीनों का जोड़ बच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? A6 A7 और A8, आखिरी 3 का जोड़ कितना है? 320 घटा 238, 10 में से 8 गए 2, 82। आखिरी 3 संख्याओं का जोड़ 82 आ गया। आगे क्या करना है पढ़ो, ये करवा दिया सारा। ये बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज़ है। यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं संख्या से 6 और 10 कम है तो 8वीं संख्या का मान क्या है? ध्यान देना, ये जो छठी संख्या है ये 7वीं संख्या से तो 6 कम है, और ये जो छठी संख्या है ये 8वीं संख्या से कितनी कम है? 10 कम है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात आपको? आप अब यहाँ से चाहो तो इनको XYZ नाम दे लो, इनको XYZ नाम दे लो, थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी कि यहाँ से आपका जो आया रिजल्ट कि x जमा y जमा z, x छठे नंबर पे है, छठी संख्या को x ले लिया, 7वीं संख्या को y ले लिया, 8वीं संख्या को z ले लिया, तीनों का जोड़ आ गया 82। अब हमें ये क्या कह रहा है कि जो x है वो y से 6 कम है और जो x है वो z से 10 कम है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई, 6 को इधर ले आओ, x जमा 6 आ गया। यहाँ से जो z की वैल्यू आई x जमा 10 आ गया, इसको इसमें पुट कर दो, x जमा y की जगह रख दो x जमा 6, z की जगह रख दो x जमा 10 बराबर है 82। x 3x, 6 और 10 का जोड़ आएगा 16, जो कि उस तरफ जाके 82 में से घट जाएगा। 12 में से 6 गए 6 और भैया 7 में से 1 गए 6, 3 को परली तरफ ले जाओ, डिवाइड करोगे 66 को 3 से तो x की वैल्यू आ गई 22। क्वेश्चन क्या है? 8वीं संख्या। 8वीं संख्या कौन सी है? z है। z कैसे निकल रहा है? x में 10 जोड़ के, तो z की वैल्यू हो गई x जमा 10 यानी कि 22 जमा 10 यानी कि 32 आ जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बेटा A28 B19 C16, रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। रमन ने कहीं से पैसा लिया, 9 साल के बाद 13,300 रुपये दिए। पहले 2 वर्ष के लिए 6% रेट था ब्याज का, अगले 3 वर्ष के लिए 9 और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली। उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए मैं फेवर करती हूँ कि आप मानो कि जो धनराशि उसने उधार ली वो 100 रुपये थी। माना धनराशि 100 रुपये। एक्स मत लेना, एक्स उलझा देता है। 9 साल के लिए पैसा लिया, ध्यान देना 2 साल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है। अब सिंपल इंटरेस्ट के हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन 100, दर देख लो 6 है 2 साल के लिए बटे 100, कट के कितना आ गया? 12 रुपये ब्याज आ गया। आगे चलो, ये कितने साल का है? 2 वर्ष का। ठीक है, उसके बाद 3 वर्ष के लिए 9% है, तो अगले 3 वर्षों के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या बन जाएगा? 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9 गुणा 3 बटे 100, कितना आ गया ब्याज? 27 रुपये। और शेष अवधि, अब शेष कितनी बच गई भैया? 2 और 3 5 साल तो हो लिए, तो 9 साल के लिए किया था, तो 4 साल का जो ब्याज बना वो 14% पे बना। तो 100 गुणा 14 गुणा 4 बटे 100 कितना बन गया? 56 रुपये। तीनों ब्याज जोड़ दो, 12 जमा 27 जमा 56, 7 और 2 9 और 6 15, 1 5 और 1 6 2 8 और 1 9, उसका कुल 95 रुपये ब्याज बना। अगर उसका मूलधन 100 रुपये है और हकीकत में उसको 13,300 रुपये देने पड़े थे,
तो उसका कुल धनराशि कितनी थी। तो बहुत आसान है, अगर 95 रुपये इंटरेस्ट था तो धनराशि थी 100, 1 रुपये इंटरेस्ट था तो धनराशि थी 100 बटा 95, और 13,300 रुपये इंटरेस्ट था तो धनराशि हो जाएगी 100 बटे 95 गुणा 13,300। मैं मुझबा नहीं काटूँगी, 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133, और भैया 5 दूनी 10 ना जाने की 0, 7 दूनी 14,000 रुपये उसने जो है धनराशि अपनी उधार ली थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है बेटा 830 B20 सी में 9th क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखें, P है 3 + 1/P, तो P की पावर 4 + 1/P की पावर 4 का मान क्या है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है P = 3 + 1/P, इस 1/P को इधर ले आओ तो ये हो गया P - 1/P बराबर है 3, ठीक है। दोनों तरफ कर दो स्क्वेयर, कोई दिक्कत नहीं। A² + B² - 2AB और 3 का वर्ग हो गया 9, ये कट गया। कटने के बाद 2 बचा, 2 राइट में चला जाएगा। P² = 1/P² बराबर है 11। इसका एक बार फिर स्क्वेयर कर दो, P² = 1/P² का स्क्वेयर बराबर है 11 का स्क्वेयर। A की 2 यानी P की पावर 4 जमा B की 2 यानी 1/P की पावर 4 जमा 2AB, 11 का वर्ग हो गया 121। P² से P² कटा, 2 बचा, 2 को राइट में ले जाओ, 121 में से घटा दो। P की पावर 4 + 1/P की पावर 4, 121 घटा 2 119 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ये बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, 50 लड़कियां आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। बार बार आपको मैं बताती हूँ, लड़के अनुपात लड़की, बॉयज़ अनुपात गर्ल्स 5:3 है। रेशो मिटाने के लिए बॉयज़ मान लिए कितने हैं 5x, गर्ल्स मान ली कितनी है 3x। 50 लड़के कम हो गए तो 5x घटा 50, 50 लड़कियां बढ़ गई तो 5x + 50, 3x + 50, और इनका जो अनुपात है, अब ध्यान देना, 5x घटा 50 बटे 50 लड़के कम हो गए ना, और 3x + 50 किसके बराबर है 9:7 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी पूछ रहा है वो बता दो। 7 पंजे 35, x घटा 7 पंजे 35 350, 9 तिया 27x जमा 9 पंजे 45 450। 35 में से इधर ला के 27 घटाओगे 8x बनेगा, और 450 में 350 जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से 800 बनेगा। 800 को 8 से भाग करोगे, x की वैल्यू आ गई 100। क्वेश्चन कहता है लड़कों की संख्या कितनी है। अब लड़के कितने थे शुरू में, ये रेशो था बॉयज़ और गर्ल्स का, तो बॉयज़ हमने लिए थे 5x, गर्ल्स हमने ली थी 3x। तो जो हमारे बॉयज़ हैं वो कितने हो जाएंगे 5x, x की वैल्यू 100 है तो 5 × 100 यानी 500 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, A का 8वां, B का 22वां, C का 11वां। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 182 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, वे 7, 11 और 14 से पूरी तरह भाग हो जाए। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले आप दी गई संख्याओं का लघुत्तम ले लो। तो 7 एकम 7, 11, 7 दूनी 14, आगे कटेगा नहीं। LCM कितना आ जाएगा 7 × 11 × 2, 7 दूनी 14, और भैया ये आ जाएगा 154। जो संख्या इन तीनों से पूरी पूरी भाग होएगी वो उनके एलसीएम से भी भाग होएगी। अब 182 को भाग करो 154 से, ठीक है, तो 1 पे तो ये पूरा जाएगा नहीं, और 2 पे जाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। तो 154 दूनी 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 308। अब आप इसको ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है। 154 एकम कितना आया 154, तो ये जा नहीं रहा, ठीक है। और 154 दूनी कितना बताया मैंने आपको 308। तो अगर यहाँ 308 होता तो ये 154 से पूरा भाग हो जाता। अब 308 होने के लिए कितना चाहिए,
308 में से 182 घटाओ, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 8 गए 2, यानी कि अगर मैं 182 में 126 जोड़ दूं तो 308 आएगा। और वो 308 7 से भी भाग होगा, करके देख लो। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 11 से भी हो रहा है, 11 दूनी 22, 11 8 88, और 14 से भी हो रहा है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो रहा है। तो 126 वो न्यूनतम संख्या होगी जिससे हम 182 में जोड़ें तो वो 7 से भी भाग होए, 11 से भी होए और 14 से भी होए। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है। सही आंसर आना चाहिए 126। फिर भी आपकी तसल्ली ना हो तो आप, जैसे मैंने उत्तर वाला तरीका आपको बताया था, उस तरीके से आप इसको करके देख सकते हो। जल्दी जल्दी 182 में 12 जोड़ दो, 2 2 4, 8 और 1 9, 1 194 7 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 7 दूनी 14, 7 निम्न 7 6 42, नहीं हो रहा, ये 7 से भाग नहीं हो रहा, तो 12 तो जुड़ेगा नहीं। अब 182 में 36 जोड़ के देख लो भैया। 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 1 और 1 2, 218 को करके देखो। 7 3 21, 7 1 7, भाई 7 से भी भाग होना चाहिए, 11 से भी, 14 से भी, तो ये भी 7 से भाग नहीं हो रहा। अब तुम 182 में 72 जोड़ के देख लो, तो 2 और 2 4, 8 और 7 15, 254, 7 3 21, ये भी नहीं हो रहा, 7 से ही नहीं हो रहा, 11 से तो बाद की बात है। और ऐसे ही जब तुम 182 में 154 जोड़ोगे तो वो भी 11 से भाग नहीं होएगा। तो हमारे ये चारों ऑप्शन रॉन्ग हैं। सही उत्तर इसका मेरे हिसाब से आना चाहिए 126। और वैसे भी इस तरह के सवालों में हम एलसीएम लेकर ही करते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में यही 22 क्वेश्चन मैं कराऊंगी। बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल सकते हो। और अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना है। थैंक यू।